वेस्ट एशिया एक बार फिर से आग के किनारे खड़ा हुआ है, लेकिन इस बार ये आग ईरान की सड़कों से उठ रही है। आज पूरा ईरान उबल रहा है। तेहरान से लेकर छोटे कस्बों और दूर दराज की गांवों तक हालात एक ही जैसे हैं। Martha, good afternoon. Protests continue to erupt across Iran in multiple cities. Clashes reported there as human rights organizations say demonstrations are now unfolding in more than 111 different locations. देखिए, ईरान में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। तेहरान से लेकर मशाद, ईरान शहर और बंदर अब्बास तक सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन अब ईरान के सभी 31 प्रांतों के 100 से ज्यादा शहरों और कस्बों तक फैल चुके हैं। पूरे देश में इंटरनेट शटडाउन और स्पीड थ्रॉटलिंग की खबरें सामने आ रही हैं। कई शहरों में मोबाइल डेटा बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक हो चुके हैं। लाइव वीडियोस और ग्राउंड फुटेज दोनों को रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि बाहर की दुनिया को असली हालात ना दिखे। Iran is now under a nationwide internet blackout as anti-government protests continue for a 13th straight day. Iran is experiencing a nationwide internet blackout as protests. आज तेहरान के ग्रैंड बाजार से लेकर दूर के कस्बों और गांवों तक एक ही आवाज सुनाई दे रही है। और ये कोई अचानक से भड़का हुआ गुस्सा नहीं है, ये सालों से जमा हो रहा आक्रोश है जो अब खुलकर बाहर आ चुका है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान आज वापस उस मोड़ पर खड़ा है जहां कभी भी सत्ता पलट सकती है। और ये सब हो रहा है सीधे अल खमैनी के इस्लामिक सत्ता के खिलाफ, वही सत्ता जिसने पहले भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट्स को फोर्स के दम पर दबाया है। लेकिन इस बार तस्वीर अलग दिख रही है। जितनी सख्ती से रिजीम इस आग को शांत करने की कोशिश कर रही है, उतनी ही तेजी से फैलती जा रही है। ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रिजा पहलवी के बेटे रिजा पहलवी ने लोगों से घरों से बाहर निकलकर इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ प्रदर्शन करने की अपील की। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब कुछ आज क्यों हो रहा है। दरअसल हालात इतने नाजुक हो चुके हैं कि खबरें अब ये आ रही हैं, खुद खोमेनी भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। उनकी सिक्योरिटी कई गुना से बढ़ा दी गई है, उनके मूवमेंट्स सीमित कर दिए गए हैं, पब्लिक अपीयरेंस लगभग खत्म हो चुकी है और यहां तक ये कहा जा रहा है कि अगर हालात और बिगड़े तो खोमेनी रशिया भाग सकता है। यानी आज ऐसा माहौल बन चुका है कि पूरी खोमेनी की इस्लामिक सत्ता एक आखिरी मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब क्यों हो रहा है, आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण ये कहा जा रहा है कि इस बार खोमेनी की सत्ता सच में खत्म हो जाएगी। और सबसे अहम सवाल ये कि अगर ऐसा होता है तो इसका असर ग्लोबल पॉलिटिक्स पर क्या पड़ेगा। आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, ये समझने के लिए कि आज ईरान में इतना बवाल क्यों मचा हुआ है, सबसे पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिर ईरान पहले था कैसा, ताकि हम इस बात को समझ पाएं कि आखिर आज सड़कों पर जो लोग पुरानी सत्ता वापस लाने की बात कर रहे हैं वो सत्ता थी कैसी। देखिए, आज से लगभग 50 साल पहले यानी कि 1970s में ईरान पूरी तरीके से अलग था। उस समय ईरान को लीड कर रहे थे शाह मोहम्मद रिजा पहलवी। शाह पहलवी एक प्रो वेस्टर्न लीडर थे। उनकी सोच साफ थी, वो ईरान को एक मॉडर्न नेशन बनाना चाहते थे जो रिलीजन से नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमी और स्टेट पावर से चले। उनका मानना था कि अगर ईरान को स्ट्रांग बनना है तो उन्हें वेस्ट की तरह इंडस्ट्रियलाइज करना पड़ेगा, एजुकेशन बढ़ानी होगी और रिलीजन को स्टेट पावर से अलग रखना होगा। उनकी इसी आइडियोलॉजी की वजह से उनके शासन में ईरान की पॉलिटिक्स भी उसी दिशा में भागने लग जाती है और इसी कारण से उनके दौर में ईरान एक रैपिडली मॉडर्नाइजिंग, सेक्युलर और अपवर्ड मूविंग नेशन बन रहा होता है। Iran, a country brimming with energy, exploding with construction and development, a dynamic state with a thriving capital. Habits, prejudices.
when so many monarchies perished, Mohammad Reza Shah had ascended. ईरान के पास तेल था और उस तेल से आने वाला पैसा सीधा डेवलपमेंट में लगाया जा रहा था। बड़े शहरों में हाईवेज बन रहे थे, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स को मॉडर्नाइज किया जा रहा था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही थी, स्टील, सीमेंट, ऑटोमोबाइल्स और टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर एक्सपेंशन हो रहा था, फैक्ट्रीज चल रही थी और लार्ज स्केल जॉब्स भी पैदा हो रही थी। 1970s के मिड तक ईरान मिडिल ईस्ट की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में गिना जाने लग गया था। तेहरान, इस्फहान और शिराज जैसे शहर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स नहीं थे, बल्कि कमर्शियल और एजुकेशनल हब्स बन चुके थे। देश का उत्थान हो रहा था, जॉब्स पैदा हो रही थी, हेल्थ केयर और एजुकेशन पर भी भारी इन्वेस्टमेंट हो रहा था। मॉडर्न हॉस्पिटल थे जहां एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल था, यूनिवर्सिटीज थी जहां पर साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। ईरान के छात्र बड़ी संख्या में स्कॉलरशिप पर अमेरिका और यूरोप जाते थे और वापस आकर स्टेट इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रीज में काम करते थे। यही नहीं, महिलाओं की स्थिति भी उस समय के ईरान में आज के जो हालात है ना, उससे पूरी तरीके से अलग थी। लड़कियां स्कूल्स और कॉलेजेस में जाती थी, यूनिवर्सिटीज में विमेन स्टूडेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही थी। विमेन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स और ऑफिस प्रोफेशनल्स के तौर पर काम कर रही थी। उस समय पब्लिक स्पेसेस में फ्रीली मूव करना या फिर कार ड्राइव करना महिलाओं के लिए नॉर्मल था। In high schools, from 326,000 to almost 2 million. Of 152,000 students in higher education, about 1/3 are women. कपड़ों को लेकर कोई रिलीजियस लॉ एनफोर्स नहीं किया जा रहा था। हिजाब पहनना या फिर ना पहनना ये पर्सनल चॉइस था। पहलवी के शासन में मजहब जो था वो लोगों की निजी जिंदगी तक ही सीमित था। कोई ऐसा सोसाइटल दबाव नहीं था कि आप इस्लाम को किसी खास तरीके से ही पब्लिकली प्रैक्टिस करेंगे। नमाज पढ़ना या फिर ना पढ़ना, मस्जिद जाना या ना जाना, हिजाब पहनना या ना पहनना, ये सब इंडिविजुअल चॉइसेस थी। और यही चीज़ें ईरान के मजहबी मौलवियों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि एक तरफ जहां मॉडर्निटी के नाम पर ईरान हार्डकोर इस्लाम से दूरी बना रहा था, वहीं दूसरी तरफ मौलवियों का कंट्रोल कमज़ोर होता जा रहा था समाज के ऊपर। Iran celebrates her 2500th birthday as a nation, as a state. मौलवियों को यह साफ साफ दिख रहा था कि अगर यही सिस्टम चलता रहा तो आने वाले समय में उनकी कोई राजनीतिक ताकत नहीं बचेगी, ना कानून उनके हाथ में रहेगा, ना समाज और ना ही अगली पीढ़ी पर उनका कोई असर बचेगा। और इसी डर की वजह से उन्होंने मजहब को सत्ता हासिल करने का हथियार बना लिया। मस्जिदों का इस्तेमाल भाषण के लिए होने लगा। लोगों को यह समझाया जाने लगा कि ईरान की हर परेशानी की वजह ये है कि देश मजहब से दूर चला गया है। लोगों को भड़काया गया कि पहलवी सरकार इस्लाम को ईरान से मिटाना चाहती है। डर और गुस्से को जानबूझकर सरकार के खिलाफ मोड़ा गया और इसी डर के माहौल में एक नाम पूरे ईरान के अंदर बहुत तेजी से फैलने लगता है, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामेनी। ये व्यक्ति उस समय ईरान के अंदर मौजूद नहीं था, वो देश से बाहर एग्जाइल में था, लेकिन उसकी एब्सेंस उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत बन रही थी। बाहर बैठकर वो सब कुछ बोल सकता था जो ईरान में बैठकर नहीं बोल पाता था। आपको बता दूं कि उस दौर में इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन खामेनी की स्पीचेस, कैसेट्स, टेप्स और रिकॉर्ड होकर मस्जिदों, बाजारों और घरों तक पहुंचाई जाती थी। This issue has to do with the people. The 35 million population of Iran. एक टेप से दूसरे टेप, एक शहर से दूसरा शहर, बिना किसी ऑफिशियल मीडिया के उसकी बात पूरे ईरान में फैल रही थी। You call the US embassy, then can be returned to a place of humanism. इन स्पीचेस के अंदर एक बात बार बार दोहराई जाती थी कि शाह अमेरिका का एजेंट है, शाह इस्लाम को खत्म करना चाहता है, या फिर ईरान के अंदर गरीबी और बेरोजगारी की वजह सिर्फ शाह है। और देखिए, कहीं ना कहीं ये बात सच भी थी। मोहम्मद रेजा पहलवी खुद यूएस का एक पपेट ही था और वो खुद ईरान में जो पिछली सत्ता थी उसको यूएस के माध्यम से कू करते हुए सत्ता तक पहुंचा था। ईरान का बड़ा वर्ग ऐसा था जो उसके खिलाफ था और उसे शक की निगाहों से देखता था। बस फिर क्या था, देखते ही देखते ईरानियंस ने खुमैनी की बातों को यकीन करना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, धीरे धीरे प्रोटेस्ट शुरू हो गए, पहले यूनिवर्सिटीज में, फैक्ट्रीज में, फिर शहरों के अंदर और उसके बाद नेशन वाइड स्ट्राइक्स शुरू हो गई। और देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट मास मूवमेंट में बदल जाते हैं। A few Islamic zealots, several hundred men eventually attacked the protesters. Several of the women who stood their ground with considerable courage. हालात ऐसे बनते हैं कि शाह पहलवी जो है देश छोड़ने को मजबूर हो जाता है और शाह के सत्ता छोड़ने के बाद केवल 15 दिन के अंदर 1 फरवरी को एयर फ्रांस की एक फ्लाइट तेहरान में लैंड करती है जिसमें खामेनी होता है। खामेनी का स्वागत किसी आम नेता की तरह नहीं होता, बल्कि किसी मसीहा की तरह किया जाता है। His first moments were uncomfortable ones, became increasingly nervous. The people were in a frenzy to catch just a glimpse of the man they revere like a god. लाखों लोग सड़क पर होते हैं, पर किसे पता था कि ईरान की जनता ने जिस शख्स का स्वागत किया है आज, वही शख्स
कुछ ऐसा करने वाला था जिसकी कल्पना खुद ईरानियंस ने नहीं की थी। खोमनेई के अराइवल के साथ ही ना मोनार्की खत्म हो जाती है और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान डिक्लेयर कर दिया जाता है। खोमनेई ने ना विलायत फ़कीह नाम का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसमें सुप्रीम लीडर हर एक चीज के ऊपर होता है। प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट ये सिर्फ नाम के लिए होते हैं। नई कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 और आर्टिकल 110 के अंतर्गत सुप्रीम लीडर को सेना, जुडिशरी, स्टेट, मीडिया, IRGC और इंटेलिजेंस एजेंसीज इनके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल दिया जाता है। इसके साथ ही ना एक गार्डियन काउंसिल बनाई जाती है जिसमें 12 मेंबर होते हैं, जिसमें 6 क्लरिक्स सीधे के सीधे सुप्रीम लीडर द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और बाकी के जो 6 होते हैं ना वो जुडिशरी के थ्रू आते हैं। इस गार्डियन काउंसिल का जो मेन काम था वो कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन इलेक्शन नहीं लड़ेगा ये डिसाइड करना था। फिर क्या था, 1980s के बाद हर इलेक्शन में हजारों कैंडिडेट्स को इसी काउंसिल के द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। खासकर सेक्युलर, लेफ्टिस्ट और रिफॉर्मिस्ट इन उम्मीदवारों को तो चुनाव ही नहीं लड़ने दिया जाता। अब इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि धीरे धीरे खोमनेई की सत्ता में एक फुल फ्लेजेड इस्लामिक डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। सत्ता संभालते ही शरिया को पूरे देश पर थोप दिया जाता है। जो भी बीच में सवाल उठाता है उसे दबा दिया जाता है। ह्यूमन राइट रिपोर्ट्स के मुताबिक ना पहले 4 सालों में करीब 8000 से ज्यादा लोगों को राजनीतिक मामलों में जेल में डाल दिया गया था। इसमें ना जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट, राइटर्स और पुराने रेवोल्यूशनरीज ये सब शामिल थे। जिस किसी ने खामनेई की इस्लामी सत्ता के ऊपर सवाल उठाया सब जेल में। 1980 से 1983 के बीच ईरान में सेक्युलर कानूनों को सिस्टमैटिकली हटाकर शरिया आधारित कानून लागू कर दिए जाते हैं। अदालतों में ट्रेंड जजेस नहीं होते, मौलवियों को बिठा दिया जाता है और इसी समय बनाई जाती है एक मोरालिटी पुलिस यानी गश्त इरशाद, जिसका काम क्राइम रोकना नहीं होता है बल्कि इसका काम था ये देखना कि भैया लोग इस्लाम को फॉलो कितना कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। सड़कों पर खड़ी हुई ये पुलिस महिलाओं के कपड़े चेक करती है, बाल दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, कपड़े ढीले पहने हुए हैं या टाइट पहने हुए हैं, पुरुषों की दाढ़ी और उनके बाल, उनकी लेंथ कितनी है भाई, पहनावे तक पर सवाल किए जाते थे। इसी साल 1983 में हिजाब को ऑफिशियली कानून बना दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अब हर महिला को पब्लिक प्लेस में हिजाब पहनना पड़ेगा ही पड़ेगा। जो महिला मना करती उसे जुर्माना, जेल, पनिशमेंट सब दिया जाता। इसके बाद साल दर साल रिप्रेशन की खबरें सामने आने लगती हैं। अप्रैल 2010 में ईरान की महिला फुटबॉल टीम को फीफा द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वो हिजाब पहनकर खेल रही थी और उनको अलाउड नहीं था हिजाब उतारना। 2011 में ईरानी एक्टर को प्रतिबंधित फिल्म में काम करने के लिए 90 कोड़े लगाए जाते हैं, 90 कोड़े। मई 2016 में कई मॉडल्स को सिर्फ हिजाब के नाम पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अक्टूबर 2016 में एक इंटरनेशनल चेस प्लेयर ईरान का दौरा रद्द कर देती है। पता है क्यों? क्योंकि वहां पर उसे हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा था। दिसंबर 2017 में एक 10 साल की जिमनास्ट को निशाने पर लिया जाता है क्योंकि उसने मलेशिया में हिजाब नहीं पहना था। 2018 में एक लड़की सार्वजनिक रूप से हिजाब उतारती है और उसे 2 साल की जेल भेज दिया जाता है। अक्टूबर 2019 में एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार करके पब्लिक परेड कराई जाती है और फिर जेल भेज दिया जाता है। यानी जो ईरान एक समय विमेन राइट्स के लिए जाना जाता था, वहां खामियानी के आने के बाद महिलाओं के लिए तालिबानी सत्ता आ चुकी थी। यही नहीं, इसके अलावा म्यूजिक बैंड था, कई तरह की किताबों को इल्लीगल घोषित कर दिया गया था, फिल्मों और आर्ट पर सेंसरशिप लगा दी गई थी, स्कूल और यूनिवर्सिटीज के करिकुलम को बदला जा चुका था। पर यह तो बस शुरुआत थी। 1988 में सबसे ब्रूटल फेस आता है। 1988 में खोमनेई ने एक फतवा जारी किया। मैसेज क्लियर था, जो भी उसके इस्लामिक सत्ता के खिलाफ है उसका जिंदा रहना अब हराम है। इस ऑर्डर के बाद सीक्रेट डेथ कमीशंस बने और उसके बाद न जाने कितने ही लोगों को मास एग्जीक्यूट किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4000 से 5000 कैदियों को कुछ ही महीनों में फांसी दे दी जाती है। और कमाल की बात थी कि परिवारों को बॉडीज तक नहीं दी जाती। कई लोगों को यह भी नहीं बताया जाता कि उनके बेटे या उनकी बेटियों को कहां दफनाया गया है। यह बेसिकली ना डर फैलाने का तरीका था। इसके अगले साल ना खोमनेई की मौत हो जाती है और उसके बाद ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनता है अली खामनेई। लोगों को लगता है कि खामनेई ईरान को अंधकार में नहीं धकेलेगा, पर असल में खामनेई रेडिकल और कोर इस्लामिस्ट था। IRGC को सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि इकोनॉमिक और इंटरनल सिक्योरिटी का रोल भी दे दिया जाता है। एस्टिमेट्स के अनुसार IRGC धीरे धीरे ईरान की 30 से 40% इकोनॉमी पर डायरेक्ट
या इनडायरेक्ट कंट्रोल हासिल कर लेता है। इसके साथ ही खामनेई ना और भी स्ट्रिक्ट लॉज लेकर आता है और भी ज्यादा मैसिव क्रैकडाउन करता है। इस्लामी नजरिए को पेश किया जिसमें हिजाब के लुजूम, जिन्स की अलहदगी और खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं शामिल हैं। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि वक्त के साथ साथ मानो खामनेई के खिलाफ आक्रोश की लहर उठ जाती है। 1999 में स्टूडेंट प्रोटेस्ट होते हैं। 2009 में लाखों लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। 2017-18 में इकोनॉमिक प्रोटेस्ट होते हैं। 2022 में महिलाओं की नेशन वाइड अपराइजिंग होती है। पर सबको ना खामनेई अपनी ब्रूटल फोर्स से दबा देता है। इनफैक्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूएन रिपोर्ट्स के मुताबिक ना 2022 के प्रोटेस्ट के दौरान 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और 20,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनमें बड़ी संख्या यंग लोगों की ही थी। इतने दशकों की सख्ती का सबसे बड़ा असर सोसाइटी के अंदर दिख रहा था। नई जनरेशन खामनेई की सत्ता से ना सिर्फ नफरत करने लगी थी बल्कि साथ साथ मजहब से भी दूर हो रही थी। सर्वेज बताते हैं कि आज ईरान में बड़ी संख्या में लोग प्राइवेटली खुद को नॉन रिलीजियस या एथियस्ट मानने लगे हैं। आज की डेट में ना ईरान में कई मॉस्क खाली पड़ी है और कई मॉस्क में अटेंडेंस बहुत ही ज्यादा गिर चुकी है। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, खुद खामनेई के करीबी इस बात की गवाही दे रहे हैं। मोहम्मद अबुल कासिम दौलवी वो ईरान के एक सीनियर क्लरिक है और खामनेई के ना रिलीजियस अफेयर्स के एडवाइजर भी है। इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि हमारे ईरान में 75,000 मस्जिदें हैं और उनमें से 50,000 बंद पड़ी हैं क्योंकि उनमें लोग जा ही नहीं रहे हैं। पर बावजूद इसके खामनेई ने जबरन ईरानियन सोसाइटी के ऊपर शरिया थोपने की कोशिश की और जो भी सत्ता के खिलाफ जाता उसे बहुत टॉर्चर किया जाता। भले ही इस सब को करने से खामनेई ने अपने खिलाफ उठ रही कई बगावतों को पूरी तरीके से क्रश कर दिया हो, लेकिन वो ये भूल चुका था कि अब ईरान की सोसाइटी में उसके खिलाफ बगावतों की वो चिंगारी पैदा हो चुकी थी जो आगे जाकर आग बनने वाली थी। बस इंतजार था सही मौके का। देखिए, जब सोसाइटी के अंदर लोगों का भरोसा टूट चुका हो तब उस प्रकार की सत्ता को बचाए रखने के लिए एक ही चीज काम आती है, पैसा, जॉब्स या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा सा स्टेबिलिटी। लेकिन ईरान के अंदर वही चीज सबसे पहले टूटी थी। 1979 के रेवोल्यूशन के बाद ईरान की इकोनॉमी लगातार प्रेशर में चली जाती है। शुरुआत में सरकार ये कहकर लोगों को संभाल लेती है कि ये सब कुछ इस्लामिक रेवोल्यूशन की कीमत है, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते हैं ये कीमत आम आदमी के लिए अनबियरेबल हो जाती है। सबसे पहला झटका आता है इंटरनेशनल आइसोलेशन से। अमेरिका और पश्चिमी देशों से रिश्ते खराब होते ही सैंक्शंस लगते हैं। 1980s में ईरान पर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं। 1990s में फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते हैं और 2000 के दशक में न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से सैंक्शंस और सख्त कर दिए जाते हैं। 2012 के बाद तो ईरान लगभग ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से कट ऑफ ही हो जाता है। ईरान की इकोनॉमी का बैकबोन तेल था, लेकिन सैंक्शंस की वजह से तेल एक्सपोर्ट पूरी तरीके से गिर जाता है। 2011 में ईरान लगभग रोज 2.3 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट करता था। 2013 में गिरकर 1 मिलियन बैरल पर डे के आसपास पहुंच जाता है और इसका सीधा सीधा सा मतलब था अरबों डॉलर का सीधा नुकसान। इनफैक्ट सैंक्शंस के कारण ईरान को अपना तेल ग्लोबल मार्केट प्राइस से 20 से 30% सस्ता बेचना पड़ता है। सरकार के पास पैसा कम होने लगता है लेकिन खर्चे कम नहीं होते। IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स और मजहबी सिस्टम पर पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। हिजबुल्लाह, सीरिया, इराक, यमन जैसे प्रॉक्सी वॉर्स पर अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं। आम ईरानी पूछता है कि अब देश के अंदर नौकरी नहीं है, महंगाई है, तब ये पैसा बाहर क्यों फूका जा रहा है? लेकिन इस सवाल का जवाब पूछने की सजा जेल थी, परंतु इसके बिल्कुल उलट, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, इकोनॉमी को IRGC के हवाले कर दिया जाता है और इसकी वजह से IRGC सिर्फ मिलिट्री फोर्स नहीं रहती है, वो बिजनेस एम्पायर बन जाती है। कंस्ट्रक्शन, ऑयल सर्विसेज, पोर्ट्स, टेलीकॉम, बैंकिंग, स्मगलिंग, हर जगह IRGC की कंपनीज घुस जाती हैं और इसका सीधा असर कंपटीशन पर पड़ता है। प्राइवेट बिजनेसेस मरने लगते हैं, जॉब्स खत्म होने लगती हैं, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है और आज ईरान में ऑफिशियली यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20 से 25% के आसपास बताया जाता है। और सोचिए, ऑफिशियली आंकड़े हैं, अनऑफिशियली से कहीं ज्यादा है, खास तौर पर अर्बन एरियाज में। ईरानियन स्टैटिस्टिकल सेंटर के डेटा के अनुसार 1990 से 2020 के बीच फॉर्मल जॉब क्रिएशन पॉपुलेशन ग्रोथ के मुकाबले आधी भी नहीं रही है। इसके अलावा ईरान के अंदर महंगाई बेकाबू हो जाती है। 2018 के बाद से इन्फ्लेशन 40% से ऊपर चली जाती है। कुछ सालों में फूड इन्फ्लेशन 60 to 70% तक पहुंच जाती है। ब्रेड, दूध, चावल, कुकिंग ऑयल सब कुछ आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लग जाता है। ईरानियन रियाल की वैल्यू बिल्कुल कोलैप्स हो जाती है। 2010 में $1 करीब 10,000 रियाल का था। 2023 तक ये
5 लाख रियाल के आसपास तक पहुंच जाता है। और आज तो ये अपने लोवेस्ट फेज में जा चुका है, यानी आने वाले समय में स्थिति और बद से बदतर ही होने वाली है। और इसी कारण आज हर साल लाखों ईरानी देश छोड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान दुनिया के सबसे ज़्यादा ब्रेन ड्रेन वाले देशों में शामिल है, और इसका मतलब ये है कि जो लोग इकोनॉमी को बचा सकते थे वही अब बाहर जा रहे हैं, और इसकी सीधी मार इकोनॉमी पर पड़ रही है। ऊपर से सरकार सब्सिडी हटाती है, फ्यूल प्राइसेस को बढ़ाती है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, इनके बिल्स को बढ़ा देती है। 2019 में ईंधन के दाम नेशन वाइड बढ़ने पर प्रोटेस्ट होते हैं। गवर्नमेंट इसका जवाब देती है गोलियों से। ह्यूमन राइट्स ग्रुप के मुताबिक सिर्फ 2019 के प्रोटेस्ट में 300 से 1500 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन गोलियों से इकोनॉमी सुधरती तो भाई क्या ही बात थी। ऊपर से आज ईरान में करप्शन हर लेवल पर दिखने लगा है। मिनिस्टर्स, क्लैरिक्स, IRGC कमांडर्स अरबों की संपत्ति बनाते हैं। उनके परिवार विदेशों में लग्जरी लाइफ जीते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में लगातार ईरान बॉटम 30 देशों में बना रहता है, जो कि सिस्टमेटिक करप्शन की साफ तस्वीर दिखाता है वहां पर। और इसी कारण से ईरानियंस ने आज खामेनेई रिजीम के खिलाफ हर तरफ से एक फ्रंट खोल दिया है, वो भी बिना किसी क्रैकडाउन के डर से। क्योंकि जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है उसे डराया नहीं जा सकता है, और इसी कारण से आज ईरान में ये सब कुछ हो रहा है। और इस लेवल पर हो रहा है कि कहा जा रहा है कि खामेनेई की सत्ता में यह आखिरी कील साबित होने वाली है। बाकी आपको क्या लगता है इस विषय के बारे में? क्या खामेनेई की सत्ता फाइनली गिरने वाली है? हमें कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। वीडियो को शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो स्क्रीन पर आपको दूसरा वीडियो इस समय दिख रहा है उसको अवश्य देखिए, वो इस विषय पर आपको आगे की जानकारी देगा। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।